हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम 11th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं NCERT और चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है उसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। तो इसमें हम बात करेंगे 3-4 चीज़ों की, जिसमें से सबसे पहले आएगा हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ मतलब अपने आप को हमने कैसे पहचानते हैं, अपने आप के बारे में हम क्या जानते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे हम किसी से पूछते हैं आप अपने बारे में कुछ बताओ, या आपको क्लास में कभी टीचर ने बोला होगा आप अपने बारे में कुछ लिख के दिखाओ, कोई स्ट्रेंथ है आपकी या कोई वीकनेस है वो बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो जब आप जो चीज़ें बोलते हो उस टाइम पे कि आपको अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है आपकी, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। कॉम्पिटेंसीज हो जाती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ें प्रेजेंट है, आपकी क्वालिटीज़ हो सकती है, आपके टैलेंट्स हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने वीकनेसेस भी बताते हैं। तो जो हम अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू रखते हैं उसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, दैट अ पर्सन में हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ हर और हिज एथलेटिक ब्रेवरी बट अ नेगेटिव ऑफ हर एकेडमिक टैलेंट। तो हमें हमारे कुछ चीज़ों को लेके हमारे व्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम अपने आप को नेगेटिव मानते हैं। जैसे अगर कोई स्विमिंग में बहुत अच्छा है तो उसका व्यू अपने आप का स्विमिंग में बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वो कहेगा मैं स्पोर्ट्स में बहुत ख़राब हूँ। तो किसी चीज़ में तो पॉजिटिव व्यू हो गया, किसी चीज़ में नेगेटिव हो गया, जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते अच्छा। तो अपने आप के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं उसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ये यूजुअली कब पता चलता है, जब हम उसी से पूछते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बताए। सिंपल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हमारा अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। सेल्फ एस्टीम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, MCQs में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन, एज द पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट ओन वैल्यू और वर्थ। जहाँ पे भी ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड है आपका जजमेंट। ये वर्ड अगर कहीं पे भी आ जाए तो वो सेल्फ एस्टीम ही होगा। जब हम अपने आप को जज करते हैं, हम सबको बहुत आदत होती है अपने आप को जज करने की, हम हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर या अंडर जज करने लगते हैं। तो जजमेंट जो होती है उसी से हमारी सेल्फ एस्टीम हाई या लो हो जाती है। हम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, हम अपना वर्थ कितना समझते हैं, हाउ मच वर्थ वी आर ऑफ, दैट इज़ द जजमेंट अबाउट आवर सेल्फ, उसी को सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। सो द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये पूरी लाइन आपने याद करनी है। ठीक है, कुछ लोगों की हाई सेल्फ एस्टीम होती है, कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है। ये कैसे पता चलता है? उनकी बातों से, उनकी आदतों से। जैसे कोई बोलता है आई एम गुड एट होमवर्क, आई एम द वन यूजुअली चोजन फॉर द गेम्स, अगर कोई ऐसा बोलता है, कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। एक बहुत ही फाइन डिफरेंस है, बाउंड्री है बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ एस्टीम। जैसे कोई बोल रहा है कि यूजुअली मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ जब भी ऑडिशंस होते हैं, तो वो एक हाई सेल्फ एस्टीम भी हो सकती है या उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। लेकिन हाई सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि आप अपने आप उतना ही मेहनत करते हो अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस कब आ जाता है? जब हम इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं। तो अपने आप को लेके एक पॉजिटिव व्यू है हमारा और हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यूजुअली मैं अच्छे मार्क्स लेके आता हूँ या मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, दैट इज़ हाई सेल्फ एस्टीम। और इसका उल्टा जब होता है, कोई कहता है कि नहीं मेरे से ये काम नहीं होता है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू समथिंग। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर्सन का अपने बारे में सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, वो अपने आप को बहुत लो वैल्यू दे रहा है। ये सेल्फ एस्टीम हो गया। एक स्टडी है जहाँ से पता चल रहा है कि सेल्फ एस्टीम 6-7 साल के बच्चों में ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो 4 अलग अलग एरियाज़ में देखते हैं अपने आप को, एकेडमिक परफॉर्मेंस में, सोशल कॉम्पिटेंस में, फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस में या फिजिकल अपीयरेंस में। तो वो चारों तरीके से अपने आप को बताते हैं कि वो एकेडमिक्स में कैसे हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, और फिजिकल अपीयरेंस में। तो जब भी वो अपने बारे में बात करते हैं, आप छोटे बच्चे से पूछना
वो अपने आप को डिस्क्राइब करेगा तो वो इन चारों चीज़ों की ही बात करेगा। पहले वो ये बताएगा कि वो पढ़ाई में कैसा है, फिर वो अपने दोस्तों के बारे में बताएगा, फिर वो कौन सी गेम खेल सकता है या नहीं खेल सकता उसके बारे में, और फिर अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे। तो वो अपने सेल्फ एस्टीम को ना 4 एरियाज़ में डिवाइड करके रखते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम इन सब चीज़ों को मर्ज कर देते हैं और एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम हमारी इमेज बन जाती है। तो वो कह रहे हैं कि यूजुअली व्हेन वी ग्रो अप, तो क्या होता है, ये चारों चीज़ें आपस में कंबाइंड हो जाती हैं और उसको ही हम, दिस इज़ नोन एज ओवरऑल सेल्फ एस्टीम, ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो जब हम बड़े होते हैं तो इन चीज़ों को कंबाइन करके अपना एक हाई और लो सेल्फ एस्टीम जब बनाते हैं उसको बोलते हैं ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे बिहेवियर में नज़र आती है, आपको पता चल जाता है देख के किन बच्चों में सेल्फ एस्टीम हाई है, किन में लो है। तो हाई सेल्फ एस्टीम वाले बच्चे यूजुअली स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज़्यादातर सोशल रहते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं। और जो लो सेल्फ एस्टीम वाले हैं वो हर चीज़ में पीछे रहते हैं, वो ज़्यादा सोशल नहीं होते। अब अगेन यहाँ पे आप उसको शाइनेस या इंट्रोवर्ट इन सब चीज़ों से भी कंफ्यूज कर सकते हो, बट वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ एस्टीम की वो अपने बारे में क्या सोचते हैं कि वो उन चीज़ों में अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो करते हैं। तो चिल्ड्रन विद लो सेल्फ एस्टीम इन ऑल एरियाज आर ऑफन फाउंड टू डिस्प्ले एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर। जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, वही बच्चे बहुत एंग्शियस रहते हैं, डिप्रेशन और एंटी सोशल बिहेवियर जैसा दिखाते हैं। And studies have shown that warm and positive parenting helps in the development of high self-esteem. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में। अगर पेरेंटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत स्मूथ होगी, बहुत सपोर्टिव होगी, तो बच्चों में हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम रहेगा। एंड जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको कभी कोई डिसीजन नहीं लेने देते या उनको कभी कोई चीज़ अपने आप नहीं करने देते, यूजुअली ऐसे बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम कम होती है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कोई काम अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी करने नहीं दिया होता। तो ये हो गया सेल्फ एस्टीम। फिर आता है सेल्फ एफिकेसी। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसका मतलब होता है बिलीव दैट दे themselves कंट्रोल देयर आउटकम और द आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाय द लक और फेट। दो चीज़ें होती हैं, कुछ होते हैं आपको कहेंगे कि किस्मत पे डिपेंड करता है, ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, ये तो लक पे डिपेंड करता है, तो किस्मत के ऊपर है, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। एक वो हो गया। एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होता, मैं अपनी किस्मत खुद चेंज कर सकता हूँ, या मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ, या मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, किस्मत कुछ नहीं चीज़ होती। तो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही हैज़ द एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट हाई सेल्फ एफिकेसी। हाई सेल्फ एफिकेसी का मतलब उसको अपने आप पे इतना बिलीफ है कि वो अपनी सिचुएशन कंट्रोल कर सकता है, मतलब 99% कंट्रोल कर सकता है। उसको ये बिलीफ है कि वो अपनी सिचुएशन बदल सकता है, वो मेहनत करे तो अपनी किस्मत बदल सकता है, उसको हाई सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बेंड्योरा सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थोड़ा सा रिलेटेड है और ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। ये बेंड्योरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। बेंड्योरा, एल्बर्ट बेंड्योरा, जिन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, बताया था कि हम लोग देख के सीखते हैं, बच्चे जो है कोई भी बिहेवियर इमिटेट करके सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं, ठीक है। तो वही है एल्बर्ट बेंड्योरा जिनकी सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। पीपल्स expectation of mastery or achievement and their conviction about their own effectiveness also determine the type of behavior they would engage as also amount to the risk they would undertake। अब ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हाई सेल्फ एफिकेसी होगा उतना ज़्यादा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तभी तो आप कोई काम करने का रिस्क लोगे। अगर आप पहले ही डरते हो, आप सोचते हो कि किस्मत में होगा तभी होगा, तो आप थोड़ी रिस्क लोगे। तो आपका वो रिस्क टेकिंग जो बिहेवियर है वो तभी होगा जब आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई है। ओके, तो द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी अलाउ पीपल टू सेलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट दी सर्कमस्टेंसेज ऑफ देयर लाइफ। तो जिनके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी है
वो खुद अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और कई बार खुद का एनवायरनमेंट खुद बनाते हैं, अपने लिए खुद जगह बनाते हैं। हर जगह अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में चलना है वो खुद चुनते हैं, वो खुद से अपनी कहते हैं ना एक किस्मत अपनी खुद बनाते हैं। तो वो यही लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होती है और ये रिस्क भी लेने के लिए तैयार होते हैं, कि इनको पता होता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे चीज़ें, हम सही करेंगे तो सही। ये ऐसे नहीं है कि बिना कुछ किए कर लेंगे, मतलब वो प्लानिंग के साथ और बहुत सही जजमेंट और सोच समझ के इस तरीके से प्लान करते हैं अपने काम को, अपने जो भी मेहनत उन्होंने करनी है कि वो आगे जाके उसको बदल सके, अपनी लाइफ को चेंज कर सके। और ये कम फियरफुल होते हैं, ये लोग डरते भी कम हैं। सेल्फ एफिकेसी कैन बी डेवलप्ड, ये डेवलप की जा सकती है। जैसे आपने कई बार मोटिवेशनल बुक्स वगैरह में देखा होगा कि यही चीज़ें बताई जाती हैं कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल करना सीखो, इसको किस्मत पे मत छोड़ो। तो ये डेवलप की जा सकती है। तो ऐसे विल बोल रहे हैं कि जैसे जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, वो डिसाइड करते हैं तो वो छोड़, जैसे किसी ने बुरी आदत कोई छोड़नी है, अगर उसके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी है तो वो उस चीज़ को छोड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई है। तो आवर पेरेंट्स एंड आवर पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो अगेन यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे को जो सपोर्ट मिलता है सोसाइटी से, उससे हम अपने अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। हम अपने बिहेवियर को जब ऑर्गेनाइज करेंगे और मॉनिटर करेंगे उसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेट करेंगे मतलब, ठीक है। अब सेल्फ रेगुलेशन से ही हमारी सेल्फ एफिकेसी भी चेंज हो सकती है, हमारा सेल्फ एस्टीम भी हाई हो सकता है और हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे, अपने आप को रेगुलेट करना है तभी होगा, अपने आप को मॉनिटर करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो जो अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं या कोई भी अपनी हैबिट को बदलना चाहते हैं वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। कई बार हमारे ऊपर सिचुएशनल प्रेशर होते हैं कोई चीज़ करने का, लेकिन आपकी विल पावर इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, तभी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे। तो वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डेफर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। ग्रेटिफिकेशन मतलब आपको पता है आपने कोई लालच है उससे अपने आप को दूर रखना है, उससे बच के रहना है, तो उसी को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को दूर कर सकते हो, अपने आप से डिले कर सकते हो, तो आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल प्लेज की रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। इससे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक जनरल सा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम कोई फास्ट रखते हैं, जब हम व्रत रखते हैं या रोज़ा रखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं उससे हम। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही जो टेक्निक्स होती हैं अपने आप को रेगुलेट करने की, वो क्या टेक्निक है, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एक तो आप ऑब्जर्वेशन करो अपने बिहेवियर का, दूसरा अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दो और तीसरा रीइंफोर्समेंट करो। पहले ऑब्जर्व करो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पे आपको चेंज होने की ज़रूरत है। फिर आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दो कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस दो। और उसके बाद लास्ट में रीइंफोर्समेंट दो कि जब आप कोई अच्छा काम करो तो अपने आप को आप रीइंफोर्स करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो ताकि आप वो काम रिपीट करो। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया हुआ है कि जब आप एग्ज़ाम में अच्छा करो तो आप उसके बाद में एक मूवी देखने जाओ अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, ताकि आप दोबारा से उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट हो। तो आप ये तीन स्टेप फॉलो करके अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो, अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करके, सेल्फ इंस्ट्रक्शन और सेल्फ रीइंफोर्समेंट से। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल्चर एंड सेल्फ के साथ। तब तक आप देखिए वीडियो, शेयर करिए दूसरों के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।